Hello and welcome you all our online classes of Supreme 60 Institute. Myself Vikas Patel on the behalf of Supreme 60. Guys, आज हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जेई मेंस के जो पेपर हुए हैं अभी उसी के बारे में बात करेंगे। जेई मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 सितंबर 2020 शिफ्ट वन में जो 2 सितंबर में पेपर हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। गाइज ये बेसिकली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो देयर में बी सम ऑप्शनल एरर, देयर में बी सम लैंग्वेज एरर, बट हम लोगों ने प्रयास किया है मैक्सिमम स्टूडेंट्स से रीचेक किया है, रिकन्फर्म किया है कि जो एरर्स आए वो कम से कम हो। फाइन, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन की बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और कितना डिफिकल्टी लेवल रहा है पेपर का। फाइन, चलिए एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम IUPAC नॉमेनक्लेचर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आप क्यों आसान है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आ रहा CWH, और CWH जब जहां कहीं नजर आ जाता है हमें आप पता है कि वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप CWH है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, CHO है। तो अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि इसे बॉस कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप हमने बोला था, इसे भी बॉस कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप बोला था। 7th नंबर पे ये था, फर्स्ट नंबर पे ये था, और मैंने बोला था कि बॉस कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप अगर आए तो पहले वाले को शामिल करते हैं, दूसरे को नहीं। लेकिन इसका स्पेशल केस नोट करके हम लोगों ने लिखा था कि अगर इसके कार्बन को हम काउंट करते हैं एज ए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप तो हम इसको ऑक्सो लिखेंगे, अदरवाइज अगर हम CHO को छोड़ देंगे तो हम उसे फॉर्मिल लिखेंगे। फाइन, तो या तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए या तो आप अपना नाम लिख दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना नाम लिख लेते हैं, फिर अभी ऑप्शन के साथ मैच करा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। हम लोगों को नाम क्या लिखना है, 2 और 5 पे मिथाइल लगा हुआ, 2,5 डाई मिथाइल, ठीक है। 6 वाले कार्बन को नंबर दिया है अपन लोगों ने, तो इसको ऑक्सो लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 6 ऑक्सो। देन इन भी है, किस नंबर पे, 3rd नंबर पे, 6 ऑक्सो, टोटल 6 कार्बन है तो हेक्स। उसके बाद 3 इनोइक एसिड, इनोइक एसिड, ये अपन लोग का नाम आया। जरा चेक कीजिए कहीं किसी ऑप्शन में है ये। तो पहले 2 ऑप्शन में तो बिल्कुल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तीसरे चौथे ऑप्शन में देखेंगे 2,5 ऑक्सो आ गया, तो ये भी सही नहीं है। 5 फॉर्मिल आ गया है, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहा। तो एग्जामिनर ने क्या किया है, इसको CHO को छोड़ दिया। तो मैंने बोला था जब आपका अपना आंसर मैच ना करे तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको 6 नंबर यहां ना दिया जाए, 6 नंबर आपकी नंबरिंग इधर आ जाए। अच्छा, नंबरिंग इधर तो CHO को छोड़ दे रहे हैं। अगर CHO के कार्बन को हम पेरेंट चेन में शामिल नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए हम फॉर्मिल यूज करते हैं, मैंने हमेशा बता रखा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए लिखेंगे 5 फॉर्मिल, 5 फॉर्मिल। अब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स जो है मिथाइल एक ही बचा, तो क्या लिख देंगे 2 मिथाइल। पेरेंट चेन अभी भी आपके 6 कार्बन का है, क्या लिखेंगे, हेक्स 3 इनोइक एसिड, ठीक है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन मैच कराइए, 5 फॉर्मिल, दूसरा ऑप्शन में यहीं पे है 2 मिथाइल, ठीक है, हेक्स 3 इनोइक, बिल्कुल। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एज यूजुअल जैसा कि हमने आपको बताया कि जिस तरह से हमें ऑप्शन मिले थे उस ऑप्शन में हमारे पास जो है इस तरीके है, ठीक है। लेकिन अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन बेस्ट होता है वो पहला वाला होता है, लेकिन पहला वाला है नहीं। तो हमें जैसा एग्जामिनर सोचता है, जैसा उसने ऑप्शन अरेंज रखा है, तो कभी कभी हमें उस लहजे से सोचना पड़ता है, उस तरीके से हमें सोचना पड़ता है। फाइन, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आई होप कि आपका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। प्लीज आप इसे नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे अगर आप देखें, पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन इज, एक रिएक्शन दे दिया है, उसका मेजर प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है। तो अब अगर एग्जैक्टली बात करें तो ये कहाँ का क्वेश्चन है,
तो आप कहीं का कंसीडर कर सकते हो। इसे आप रिएक्शन मैकेनिज्म में जा सकते हो, रीअरेंजमेंट में जा सकते हो। रीअरेंजमेंट रिएक्शन जहां मैंने बताया था आपका हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, वहां से आप इसे रिलेट कर सकते हो। या आप हाइड्रोकार्बन में एल्कीन से ले जाके रीअरेंज मतलब इसे देख सकते हो। लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और जैसे जैसे आप आगे बढ़ाएंगे आप ऑटोमेटिकली एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन किया गया, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन किया गया है। सिंपल सा, सब में अगर आप देख रहे होंगे तो OH OH ऐड हो गया, तो मतलब H प्लस OH माइनस का एडिशन हुआ होगा। ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन आपको पता है थ्रू द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन के थ्रू कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना था एक्चुअली। अगर हम सोल्यूशन की तरफ यहीं से शुरू करें कि ये सोल्यूशन में कैसे हम क्या सोचेंगे, तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में सबको पता है कि सबसे पहले H प्लस अटैक करता है। ठीक है, तो यहां पे भी H प्लस अटैक करेगा। कहां पे अटैक करेगा? एल्कीन पे अटैक करेगा। ये इस पे अटैक करेगा तो आपको कार्बोकैटायन मिलेगा। ठीक है, बहुत ही फेमस स्टेप्स होते हैं ये आपको कार्बोकैटायन मिलेगा। और जब जब कार्बोकैटायन बनता है किसी भी रिएक्शन में, तब तक हम प्रयास करते हैं उस कार्बोकैटायन को मैक्सिमम स्टेबलाइज का थ्रू विद द हेल्प ऑफ रीअरेंजमेंट। ठीक है, कार्बोकैटायन जो है रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन पे बना हुआ है। तो मैंने आपको सिखाया था जब रिंग लोअर कार्बन की हो, 3 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, 5th मेंबर हो, अगर लोअर कार्बन की रिंग है और रिंग कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉसिबिलिटी होती वहां पे रिंग एक्सपेंशन की। तो यहां पर रिंग एक्सपेंशन होगा, एक रीअरेंजमेंट यूज होता है जिस रीअरेंजमेंट का नाम होता रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, रिंग एक्सपेंड करेगी। और मैंने जैसा अपने स्टूडेंट को सिखाया है कि रिंग कार्बन पे चलते हुए आएंगे तो अल्फा देंगे और उसके बगल वाले को बीटा, और अल्फा बीटा बॉन्ड ब्रेक करते हुए अल्फा पे प्लस और बीटा पे माइनस देना होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मिलता है कुछ इस तरह से, इस पे C बन के आता है ब्रेक करने के बाद। ये पॉजिटिव चार्ज पहले से था, यहाँ पे CH3, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्फा बीटा आपने ब्रेक किया तो अल्फा पे एक नया प्लस आपने जनरेट किया, बीटा पे एक माइनस जनरेट किया। ये आपका रिंग एक्सपेंशन का जैसा जैसा मैंने आपको क्लास में सिखाया था, मैं प्रयास करता हूँ बिल्कुल उसी मैनर में आपको बोलूँ ताकि आप तुरंत कनेक्ट कर पाए। तो ये मैंने बोला था पुराना वाला प्लस नए वाले प्लस माइनस के साथ इसे ऐड कर देंगे, उसके बाद नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। ऑब्वियसली पहले 5 मेंबर का रिंग था, जब एक्सपेंड करेगा तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर रिंग। आसानी से 6 मेंबर रिंग बना लीजिए, आप बना लिया। 1 नंबर कार्बन जिस पे दिया उस पे एक मिथाइल लगा हुआ है, आसानी से लगा दिया उस पे मिथाइल। ठीक है, 2 नंबर कार्बन पे जिसको आप पे एक मिथाइल लगा हुआ है और उसी पे एक प्लस चार्ज है, लगा दिया। 3 4 5 6 पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, तो फाइनली आपका रिंग एक्सपेंशन के बाद यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अब क्या ये कार्बोकैटायन और भी स्टेबल हो सकता है? नहीं, अब ये मैक्सिमम स्टेबल हो चुका है। 6 मेंबर रिंग कन्वर्ट हो गया है, 3 2 5 एक 6 हाइपर कंजुगेशन भी इसके पास हो चुके हैं। अब ये मैक्सिमम स्टेबल हो चुका है। अब हाइड्रेशन हो रहा था तो H प्लस का अटैक फर्स्ट स्टेप में हो चुका है। अब रह गया कौन सा? OH माइनस रह गया है। अब OH माइनस क्या करेगा? इस पे अटैक कर देगा, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है हमें मिल जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन। बिल्कुल C ऑप्शन आपका यहाँ पे भी परफेक्टली मैच कर रहा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो हम लोग बहुत बार करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, इस तरह का रिंग एक्सपेंशन, इस तरह का रीअरेंजमेंट। ठीक है, हम लोगों ने क्लास में क्या क्वेश्चन किया है बिल्कुल एज इट इज लोग किए हैं, जितना देख रहे हैं कर पा रहे हो। इसमें कुछ बोलने जैसा कुछ ही नहीं कि कुछ इसमें बड़ी बात है जिसको लेके बहुत ज्यादा डिस्कशन किया जाए, बहुत बड़ा इसे बनाया जाए, समझ रहे? बहुत ही बेसिक बातें थी। प्लीज आप इसे नोट करें। वी विल मूव नेक्स्ट, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मोस्ट रिएक्टिव एमंग द फॉलोइंग टुवर्ड्स हाइड्रोजन साइनाइड HCN। HCN के अगेंस्ट पूछा गया कौन ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो बहुत ही इजीली आप इंटरप्रेट कर पा रहे होंगे कि कौन सी रिएक्शन है ये। सारे के सारे एरोमेटिक एल्डिहाइड दिए गए हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड और कौन सी रिएक्शन शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और इस
तो के क्या बदल गए हैं, ऑप्शन बदल गए हैं, लैंग्वेज वगैरह जो है पुरानी बातें हैं जिससे हम लोग करते आए हैं। तो अगर हम सोल्यूशन के रिगार्ड्स कुछ सोचना शुरू करें तो हम लोगों ने क्लास में एक नोट करके लिखा था, अगर आप याद हो, कौन सी रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जब हम लोग एडिशन रिएक्शन वीडियो का सीरीज हम लोग या पढ़ रहे थे तो एडिशन रिएक्शन में हम लोगों ने सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा था, ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा था, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोगों ने बोला था इट इज शोन बाय कार्बोनिल कंपाउंड वगैरह वगैरह सारी बातें हम लोगों ने लिखा था। फिर हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए एक नोट हम लोगों ने वहां मेंशन किया था, मैंने बोला था कि भैया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस and electron donating group are decreases the reactivity of carbonyl, the reactivity of carbonyl towards nucleophilic addition reaction, ये बातें हमने वहां पे लिखी थी, ठीक है। अब तो ये बात तब रही, ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। और हमने एक पॉइंट और वहां पे लिखा था कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेरिक क्राउड, स्टेरिक क्राउड, ठीक है, ये बात मैंने बताई थी। और फॉर्मल्डिहाइड हमने शुरू, बेंजोफिनॉल तक हम लोगों ने ऑर्डर लिखा था, फॉर्मल्डिहाइड, फिर एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, फिर एसीटोन, ठीक है, ऐसे एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, ऐसे हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हुए हम लोग चले गए थे। फिलहाल वो हम लोगों की क्लास की बात। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या यही दोनों पॉइंट इस क्वेश्चन को खत्म नहीं कर देंगे? इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 भी है और यहां भी NO2 है, तो ये दो ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। ऐसा क्यों दो ऑप्शन खत्म हो जाएंगे? क्योंकि मेटा पोजीशन पे इसका +m नहीं लगेगा, -i लगेगा, बट NO2 के कंपैरिजन में -i बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि NO2 का स्ट्रॉन्ग -m इफेक्ट होता है और इसका पैरा पोजीशन पे है तो इसका सुपर डोमिनेंट होगा, इसका +m इफेक्ट। फाइन, तो इसीलिए हम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं। अब बता फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि इसमें NO2 का भी इसमें क्या लगेगा, इसमें भी NO2 का -m लगेगा और साथ में -i लगेगा, और यहां पे भी NO2 का -m लगेगा एंड -i लगेगा। तो अब दोनों में सेम लग रहा है, तो मतलब फैक्टर नहीं होगा। अच्छा, इस पे आइए, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्राउडिंग इफेक्ट, यानी कंपाउंड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आसानी से अटैक तब कर पाएगा, इस पे आसानी से अटैक तब कर पाएगा जब जो ये दो बैलेंसी है वो छोटे छोटे हो। इसीलिए हमने यहाँ पे ये चीज रखा था, फॉर्मल्डिहाइड बन गया था। मैंने बोला था फॉर्मल्डिहाइड किसी भी कार्बोनिल के कंपेयर में हमेशा फास्टेस्ट होगा। फिर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट धीरे धीरे बदलना शुरू किया था, यहाँ पे दोनों यस है तो फॉर्मल्डिहाइड जो कि ज्यादा रिएक्टिव, तो थोड़ा तो रिएक्टिविटी आप समझ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक है, इनकमिंग आ रही है। अगर आप देखें तो इस CHO पे और इस CHO पे कहां पे क्राउडिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो हर किसी को समझ में आएगा सर यहाँ पे NO2 है, NO2 किसी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पे डिस्टर्ब करेगा CHO पे अटैक करने में, जबकि यहाँ कोई परेशानी है नहीं। तो क्राउडिंग इफेक्ट यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आप एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। फाइन, तो देख लीजिए, ये तो हम लोग समझने और समझाने के तरीके से ज्यादा समय दे रहे हैं, अदरवाइज केवल वहां पे ऑप्शन देख के दिमाग में मेमोराइज करके आंसर कर दिया जाता है, इतना समय नहीं लगता, विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर करने वाले क्वेश्चन है।
प्लीज आप इसे नोट करें फिर आगे बढ़ें। ओके, लुक एट नेक्स्ट वन प्लीज। एक रिएक्शन सीक्वेंस दे दिया गया है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। एक रिएक्शन सीक्वेंस दे दिया गया है, ये कोई रिएक्टेंट है जिसका HBr एक्सिस से रिएक्शन कराया गया है, A बन रहा है, फिर A का अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया गया है, B बन रहा है, फिर B का ओजोलिसिस किया गया, C बन रहा है। बोल रहा है इस A और B और C ये अलग अलग कंपाउंड है, इनके लिए जो 4 ऑप्शंस लिखे गए हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन की तरफ अगर बढ़े तो सबसे पहला वाला यार ये ईथर का क्लीवेज है। ठीक है, ईथर का क्लीवेज है, और ईथर का क्लीवेज हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ रखा है। लॉजिक रिपीटेड है, क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, बट लॉजिक बहुत ही जनरल सा है। अगर आप देखेंगे तो H प्लस पहले इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, प्रोटोनेट करेगा इस ईथर को कुछ इस तरीके से, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब एक बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। अब बताइए बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और बेंजाइलिक कार्बन वाला, या फिर ऑक्सीजन और ये राइट साइड में जो कार्बन दिया गया उसके साथ। तो ये बहुत ही आसान है, मैंने बोला था जब भी ऑक्सीजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। दिस लोन पेयर विल बी कॉन्जुगेशन इन पाई बॉन्ड एंड एक्वायर पार्शियल सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर टू डिफिकल्ट ब्रेक दिस बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड तो ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा पार्शियल सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे Br माइनस अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जब साथ में ये Br अटैक कर देगा, तो वहां पे जब 1 मोल रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे Br आ जाएगा, और डबल बॉन्ड अभी भी यहाँ बना रहेगा। 1 मोल HBr अभी तक कंज्यूम हुआ। आगे की अगर हम बात करें तो HBr अभी भी दिया गया है। अब HBr कहाँ अटैक करेगा, अब इस पे अटैक करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड पे अटैक करने का एडवांटेज है। अच्छा, डबल बॉन्ड पे अब अटैक करे तो किस तरीके का अटैक करे, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे लाना चाहेंगे या इस कार्बन पे। तो मैंने बताया था यार कि बेंजाइलिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो आप बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेंगे, माइनस और यहाँ प्लस, और H प्लस और Br माइनस को ऐड कर देंगे। जितने स्टूडेंट्स ने यार जनवरी फेज का पेपर देखा होगा, सॉल्यूशन देखा होगा, मैंने उसको करवाया है, तो वहां पे भी एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, बस यहाँ पे अलग से उन्होंने CH डबल बॉन्ड CH2 दे दिया था बस। ठीक है, वहां पे भी एक्सिस में दिया था, बस उन्होंने यही पूछ लिया था, आगे सीक्वेंस नहीं पूछा। तो ये आपका A आया यार अभी। ठीक है, क्योंकि बना लेते हैं सब, उसके बाद अभी हम आंसर मैच कराने में आसानी रहेगी। फिर एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन करेगा। तो आप देखिए यहाँ से H ले लोगे, यहाँ से Br ले लोगे तो यहाँ से HBr, यहाँ से H ले लोगे, यहाँ से Br तो यहाँ पे HBr। तो एलिमिनेशन में 2HBr यहाँ से आप निकाल दोगे जब, तो आपको एक कॉन्जुगेट डाइईन मिल जाएगा। यहाँ से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहाँ से। ठीक है, कॉन्जुगेट डाइईन मिल जाएगा, ये आपको B मिलेगा। फिर आपका ओजोलिसिस किया गया है। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। ओजोलिसिस में मैंने क्या सिखाया था, डबल बॉन्ड ब्रेक करने के साथ साथ एक एक ऑक्सीजन जो है डिवाइड कर दीजिए। हमने यहाँ मैकेनिज्म बताया था ओजोनाइड बनाने, लेकिन यहाँ पे आप बॉन्ड ब्रेक कीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्प्लिट कर दीजिए और ऑक्सीजन दे दीजिए, उसके बाद आसानी से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे OH है, यहाँ CHO आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, इस कार्बन पे CHO, इस कार्बन पे CHO, तो यहाँ पे CHO एंड CHO, ये से ग्लाइक्सल पढ़ते हैं। यहाँ पे एक टर्मिनल विनाइल ग्रुप है, नजर आ रहा, तो यहाँ पे HCHO आ जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड आ जाएगा। तो 3 प्रोडक्ट यहाँ पर ओजोलिसिस प्रोडक्ट आए। हमारे पास A, B और C जो है एक मिक्सचर आएगा अलग अलग प्रोडक्ट का, तो सब बन के आ गया। अब आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, सब मैच करा लीजिए। प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट A यहाँ पे है, क्या प्रोडक्ट A से मैच कर रहा अपन लोगों का, प्रोडक्ट A सही है। अब प्रोडक्ट A सही है तो
फिलहाल अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम जिस एग्जाम को लिख रहे हैं वो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ डिस्कशन के तरीके देख रहे हैं। तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये इन्होंने गलत कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ भी डबल बॉन्ड होना चाहिए। इन्होंने ये दोनों प्रोडक्ट सही लिखा है, बस यहाँ COOH कर दिया है, तो ये गलत हो। अब देख लीजिए, बस रिएक्शन सीक्वेंस आपको रोटेट कराना आना चाहिए। आपको रिएक्शन सीक्वेंस अगर आता है तो इसे आप मॉडरेट रख सकते हैं, ठीक है। फाइन, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ग्लूकोज, अगेन ये कार्बोहाइड्रेट चैप्टर से है ये क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट्स में यानी बायोमॉलिक्यूल्स, आपका जो क्लास 12th में चैप्टर है एमीन्स के बाद, उसमें ग्लूकोज के 3 रिएक्शन सीक्वेंस से X, Y, Z 3 प्रोडक्ट बनाया है। बोल रहा कैलकुलेट द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ AC2O। ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड, कितने मोल, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड कंज्यूम होंगे प्रोडक्ट XYZ फॉर्मेशन में, ठीक है। अब अगर आप देखें ग्लूकोज का पहले HNO3 के साथ रिएक्शन कराया गया है, देन एसिटिक एनहाइड्राइड्स के साथ, और फिर Y जो बना है वो डायरेक्ट एसिटिक एनहाइड्राइड से, फिर Z जो बना है पहले H2 निकल के साथ रिएक्शन किया है, फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो ये रिएक्शन सीक्वेंस है, और आपके पास जो इस तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो है हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना होता है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है CHO CHOH का होल 4 एंड CH2OH, ठीक है। अगर बहुत ढंग से लिखें तो डी ग्लूकोज होता है, लेकिन यहाँ पे डी और एल का कोई जिक्र नहीं हुआ है। अब अगर हम लोग सारे रिएक्शन सीक्वेंस को एक साथ लिखने का प्रयास करें तो जरा देखिए, HNO3 के साथ रिएक्शन कभी पढ़ा है भैया? हमने पढ़ाया है तो आप मना कर ही नहीं सकते। HNO3 के साथ अगर मैंने आपको याद दिलाऊं तो हमने, जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को हम एविडेंस के तौर पे देख रहे थे कि कैसे 6 ही कार्बन ग्लूकोज में है और कैसे हमें पता है एल्डिहाइड है, कैसे पता है अल्कोहल है, तो कंफर्मेशन ऑफ 1 प्राइमरी अल्कोहल के लिए हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराया था। अच्छा, कंफर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए अगर आपको याद हो तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया था, वही याद करना है, सबसे आपका प्राइमरी है, ठीक है। अब ये हुआ क्या, अब जब नाइट्रिक एसिड से मैंने रिएक्शन कराया था तो मैंने बोला था कि ये स्लाइटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये एल्डिहाइड को COOH में और 1 डिग्री अल्कोहल को COOH में ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर आपको याद हो तो इसका नाम होता है साइक्रिक एसिड, इसका नाम था साइक्रिक एसिड, ठीक है। और ब्रोमीन वाटर के साथ जो रिएक्शन कराया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से, ठीक है। AC2O मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड, मैंने इसका इंटरप्रिटेशन बहुत बार बताया है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन भी बताया है, ठीक है, इस तरह से। अब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन मतलब एसाइलेशन होगा, तो जितने OH ग्रुप होंगे उतने बार ये एसाइलेशन हो जाता है। तो 4 OH ग्रुप यहाँ पे हुए तो टोटल 4 मोल की रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास जो प्रोडक्ट आता है वो कुछ इस तरह से आता है, CHO C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे 4 टाइम्स और साथ में COOH, ठीक है। तो इसके साथ 4 मोल की रिक्वायरमेंट होती है। आपका जो प्रोडक्ट ये आपका X बोला जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो Y बोला गया है वो डायरेक्ट एसाइलेशन कराया गया है। अच्छा, ये एसाइलेशन तो नंबर ऑफ OH ग्रुप को कंफर्म करने के लिए किया जाता है, हम लोगों ने क्लास में किया था। अगर आपको याद कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी वहां पे मैंने बोल के छोड़ दिया था कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देते भैया कि कोई कंपाउंड है M है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो दिया है 180 है, ठीक है, उसका हम एसाइलेशन कराते हैं, ठीक है, ऐसे बोल दिया जाए, एसाइलेशन कराते हैं कैटालिटिक H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो कोई कंपाउंड कैपिटल N बन जाता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 390 हो जाता है, ठीक है। अब यहां से यहां तक मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो जाता है। पूछ ले नंबर ऑफ OH ग्रुप,
OH ग्रुप इन कंपाउंड कैपिटल M, कितने OH ग्रुप M में होंगे तब ये मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस जो आएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, बच्चों ने तुरंत वहां पे कर भी दिया था, निकाल लिया था कि अगर एक OH के लिए कितना इंक्रीमेंट हो रहा है तो टोटल का वेट वगैरह वगैरह। फाइन, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने वहां पे कराया था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ग्लूकोज की डायरेक्ट एसाइलेशन कराएंगे तो 5 OH है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे, तो टोटल 5 मोल की रिक्वायरमेंट होती है। वहां पे मैंने बताया था भैया कि नंबर ऑफ OH ग्रुप 5 होंगे। तो यहाँ पे CHO, CHO, C डबल बॉन्ड O, CH3 का होल 4, और यहाँ पे CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। और बाकी जो है 5 टाइम्स एसिटिक एसिड बन जाता है, क्योंकि दूसरा वाला ग्रुप जब लीव करेगा तो उसके साथ आगे जो रिएक्शन दिया गया है, इसकी रिएक्शन पहले H2 निकिल से कराया गया। अगर आपको याद हो तो रिडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था ग्लूकोज का, हमने यहाँ पहले NaBH4 लिखा था, फिर और करके बोला था NaBH4 की जगह पे H2 निकिल हो सकता है, या फिर कि कोई मेटल एमलगम हो सकता है, ऐसे करके मैंने एक साथ लिख दिया था। क्या बना था, इसको रिड्यूस करने के लिए कौन बचा है, इसमें भैया एल्डिहाइड है, वही रिड्यूस हो जाएगा। एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में, यहाँ पे CHOH का होल 4 एंड ये CH2OH, इसका नाम सॉर्बिटॉल मैंने बोला था अगर आपको याद हो, सॉर्बिटॉल। डी ग्लूकोज है तो ये डी सॉर्बिटॉल हो जाएगा। अब कितने OH ग्रुप इसमें हो गए, पहले इसमें 5 थे, एक रिडक्शन के बाद आ गया तो फिर से 6 हो गए। यहाँ 6 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड की रिक्वायरमेंट होगी। तो बहुत बेसिक बातों पे क्वेश्चंस जो है अराइज हुए हैं, लेकिन वही है कितना आपको याद होता है एग्जाम टाइम में, क्योंकि क्वेश्चन तो हर कोई बेसिक ही होता है। यहाँ पे 4 अगेन CHOH CO CH3, तो ये आपका जो शुरुआत ये बना था ये आपका Y कंपाउंड था, ये आपका Z हो गया। अब आप देख लीजिए X के लिए 4 मोल की रिक्वायरमेंट, इसके लिए 5 और 6, 4 5 6 यानी C ऑप्शन, समझ रहे? तो जस्ट रिकॉल करने की बात है, हाँ थोड़ा सा बेटर कर सकते हो क्योंकि इसमें कुछ रिएक्शन सीक्वेंस था, कभी कभी डायरेक्ट ग्लूकोज के बारे में ही पूछता था, थोड़ा सा बेहतर किया 2-3, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ऐसी रिएक्शंस थी या फिर कोई ऐसा कैटलिस्ट था जो आपको ना पता हो कि आपने पढ़ ना रखा हो। फाइन, प्लीज आप आगे बढ़ते हैं, इसे देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ क्लास 12 का ये भी है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डेटॉल, ठीक है। लेकिन अब ये इतना फेमस क्वेश्चन है, ये इतनी बार एग्जाम में रिपीट किया है, बार बार हर कोई पढ़ता रहता है, तो ये बहुत ही कॉमन सी बात थी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी करना भी अपने आप में कोई भी क्वेश्चन उतना आसान या उतना डिफिकल्ट नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट ऑफ मेमोरी, ठीक है, कितना आपने बेहतर पढ़ रखा है। तो मैं अगर हम आप लोगों की बात करें तो यार अगर आपको याद हो तो जो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का मैंने असाइनमेंट दिया था तो चौथा या पांचवा क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, चौथा या पांचवा क्वेश्चन है, जहां पे हमने पूछा था द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ क्लोरोजाइनिनॉल, ठीक है, क्लोरोजाइनिनॉल का करेक्ट IUPAC नाम मैंने पूछा था। तो वो भी जैसे कि हम लोग पढ़ते क्या है, अगर मैं सोल्यूशन की तरफ बात करूं तो हर जगह पे स्टेटमेंट यही लिखा होता है, क्या, डिटॉल इज ए मिक्सचर ऑफ, डिटॉल इज ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनिनॉल एंड टर्पिनॉल। ये लाइन हर जगह पढ़ता हुआ मिल जाता है, डिटॉल इज ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनिनॉल एंड टर्पिनॉल, ठीक है, ये जगह पे। और जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने भी अंडरलाइन किया था और इस बात को पढ़ा था। तो आपको यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर दिया है, जाइनिनॉल का, टर्पिनॉल का? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लोरोजाइनिनॉल का स्ट्रक्चर दिया है, क्लोरोजाइनिनॉल। तो आप इसमें ये भी पहचानना मुश्किल था क्लोरोजाइनिनॉल क्या होता है, ठीक है। तो लेकिन बार बार रिवाइज करने के बाद ये एग्जाम आपके टेस्ट में आने के बाद या फिर आपके असाइनमेंट में होने के बाद लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल रहा कि ये कैसा स्ट्रक्चर रहा।
तो स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो भैया यही स्ट्रक्चर आपके पास था। अब कैसे किसी को याद हो, मैंने वहां भी बताया था जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी में, उस पे वहां पे 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, क्लोरोजाइनिनॉल का, टर्पिनॉल का और बिथ्योनॉल का। ठीक है, ये तीनों स्ट्रक्चर साथ में दिए गए, बिथ्योनॉल, क्लोरोजाइनिनॉल और टर्पिनॉल का। जैसे कि अगर आप क्लोरोजाइनिनॉल को लिखें फिर से, अब इसमें अगर आप देखें तो एक टर्म्स मिलेगा क्लोरो, इसका मतलब क्या है भैया, सीएल होना। जाइलीन पहचानते हो, आर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन, पैराजाइलीन, मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि बेंजीन पे डाई मिथाइल ग्रुप लगा हो तो उसे जाइलीन पढ़ते हैं, इसे आर्थोजाइलीन पढ़ते हैं। ऐसे मैंने वहां पे याद करने का टर्म्स बताया था, इसको CH3 को यहाँ ले आओ तो मेटा हो जाएगा, पैरा हो जाएगा, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो जाइलीन का मतलब ये हुआ कि बेंजीन विथ 2 मिथाइल ग्रुप, बेंजीन विथ 2 मिथाइल ग्रुप, और ये ऑल तो ऑटोमेटिकली बताता है कि उस बेंजीन पे एक OH ग्रुप का होना जरूरी है। ठीक है, ऐसे मैंने वहां भी बताया था कि अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रक्चर्स को माइंड में रखेंगे तो आपको ऑप्शन इरेज करने में आसानी होगी। तो जैसे कि अगर ये बातें किसी को पता थी तो ये ऑप्शन हटा देगा, ठीक है, ये ऑप्शन हटा देगा, और बातें और ये ऑप्शन हटा देगा, 2 ऑप्शन हटा देगा थोड़ा सा। अब 2 ऑप्शन बातें रह जाती हैं जो कि आपको बेटर तरीके से पता होना चाहिए। अब इस केस में आपको कोई मदद नहीं कर सकता कि आप थोड़ा सा आपको लॉजिकली इतना तैयार होते तो आप यहाँ पे आते। फाइनली जिस बच्चों को याद वो उन्होंने कर दिया था। मैंने सिखाया था कि और भी बातें हो सकता है, केमिकल टेस्ट के रिगार्ड्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इधर क्लोरोजाइनिनॉल, ठीक है, टर्पिनॉल, या फिर और भी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स या एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो भी आपके सिलेबस में है, 4 इधर दे दिया जाए और इधर 4 केमिकल ऑर्गेनिक टेस्ट दे दिए जाए भैया, लुकास टेस्ट दे दें, न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन टेस्ट दे दें, ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे दें, समझ रहे, 2,4-DNP टेस्ट दे दें, ऐसे 4 टेस्ट दे देंगे, उधर 4 आपके कंपोनेंट दे देंगे और आपको करेक्ट मैचिंग करा लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने बात किया था फिलहाल, तो आपका यहाँ पे जवाब आ चुका है। बहुत ही आसान सी बातें थी तो उसमें कुछ इशू था नहीं। इसको भी मैंने वहां पे बताया था कि यहाँ पे भी आसानी से इसे आप रिकॉल कर सकते थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए टर का मतलब समझ में आता है, टर्शरी ग्रुप है, तो टर्शरी ग्रुप यहाँ पे है। ठीक है, ईन है, इनॉल, देखिए इनॉल, इनॉल, ठीक है, इनॉल देखेंगे तो यहाँ पे इन भी है और OH भी, ऑल भी है। फिलहाल काफी कुछ ऐसा वहां पे भी हम लोगों ने देखा था, मैंने बोला कि ये अनसैचुरेशन का भी टेस्ट देगा, जितने भी अनसैचुरेशन का टेस्ट होते हैं ये अनसैचुरेशन का टेस्ट देगा, ये है लुकास टेस्ट देगा, आपको पता है। तो सारी बातें जो है इस रिगार्ड्स में, इस लेवल पे क्यों हम लोग तैयार इसलिए थे क्योंकि ऐसे बातें लास्ट ईयर में 19 में या फिर जनवरी फेज में ऐसी सारी बातें हो चुकी थी, तो हम लोग एक्सपेक्टेड बातें करते करते तैयारी किया था हम लोगों ने। होप की अब बात समझ में आई होगी। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज इनकरेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट होता जानना कि करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन, ओजोन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज। हाँ, ये बात तो सही है। ठीक है, इट इज टॉक्सिक लेयर एंड कन्वर्ट्स NO to NO2। हाँ, NO को ऑक्सीडाइज कर देता है NO2 में। ठीक है, इट कन्वर्ट्स क्लोरीन फ्री रेडिकल ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरो जो है कार्बन जो है CFCs टू क्लोरीन डाइऑक्साइड। क्लोरीन ऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड नहीं भैया, यही गलत है। अगर यही गलत है तो यही सही है। इट एक्ट एज शील्ड ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। हाँ, यूवी को शील्ड है। ठीक है, अब ये जो थर्ड ऑप्शन है गलत। Cl2 जो गैस होता है, इसको अगर अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ कराएं तो यहाँ क्लोरीन गैस फ्री रेडिकल एंड CF2Cl फ्री रेडिकल ये बनता है। और जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये ओजोन के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो ये C क्लोरीन मोनोऑक्साइड और गैस एंड O2 गैस बनाता है। ठीक है, और यह क्लोरीन
मोनोऑक्साइड रेडिकल जो गैस है ये ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है तो फिर से क्लोरीन रेडिकल और O2 गैस बना देता है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके का रिएक्शन होता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। तो यही स्टेटमेंट जो है इनका गलत था। तो 7 क्वेश्चन पूछे गए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ये आपको लग रहा होगा 11th क्लास का है, जो आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है वहीं पे। हम लोगों ने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पे 3-4 जगह पे ज़्यादा हम लोगों ने प्रेशराइज करा था पढ़ने में। एक तो एसिड रेन पे हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया था, और ये ओजोन डिप्लेशन पे, और आपको याद होगा वाटर पे, ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो पीपीएम या पीपी वैल्यूज होती है, फ्लोराइड आयन या लेड आयन या नाइट्रेट आयन, उन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया था। फाइन, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी, इससे मैं उम्मीद करता हूँ, और आप अपने आप का आंसर भी जज कर पा रहे होंगे। ओके, मिलते हैं अगली कुछ ही समय बाद अगले पेपर के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर पेशेंस टू कीप वॉचिंग।